नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत प्री कम मेंस का जो सीरीज चल रही है, इसका पाठ्यक्रम कंप्लीट कराने की, इसके अंतर्गत तीसरे प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी के इकाई 1 में ध्वनि संबंधी टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम कार्यबल, ऊर्जा, इकाई और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ध्वनि से संबंधित दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तरंग एवं तरंग संचरण पढ़ चुके हैं। यांत्रिक तरंग हो गया है। ध्वनि और तरंग गति के अंतर्गत यांत्रिक तरंगों के प्रकार अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, तरंगों के गुणधर्म, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सारी चीजें हो चुकी है। ध्वनि की चाल भी हो चुकी है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनियां हो चुकी है। श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, परश्रव्य ध्वनि, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ध्वनि की तीव्रता हो चुकी है। ठीक है, आज के टॉपिक में आज की जो टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, प्रतिध्वनि अनुरणन, और ये है ध्वनि का व्यतिकरण, सोनार, रडार। ठीक है, सोनार तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रडार। और विद्युत चुंबकीय तरंगों संबंधित हम अन्य जो जानकारियां हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दर्श प्रकाश, अवरक किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, इन सारी चीजों के बारे में एक एक डिटेल हम जानेंगे। ठीक है, जो कि हमें पाठ्यक्रम संबंधित हमको जानकारी लेना है। ठीक, पाठ्यक्रम संबंधित ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा एमपीपीएससी 2020 का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। ये यहाँ पे देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र से लेके षष्ठ प्रश्न पत्र। ठीक है, पूरे 6 जो पेपर है, 1 2 3 4 5 6 पेपर कंप्लीट यहाँ पे कराए जाएंगे। अभी जो प्रथम प्रश्न पत्र पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है और दूसरे प्रश्न पत्र चल रहा है मिस्टर अरविंद सोलंकी सर द्वारा, जो इस चैनल के फाउंडर है। और जो तीसरा प्रश्न पत्र है, ठीक है, जो तीसरा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन पेपर 3, सामान्य अध्ययन 3। ठीक है, जीएस का जीएस पेपर 3 ये जो है जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी है, जो हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में हम इसे दे सकते हैं। जो 300 अंक का है, 3 घंटे की अवधि इसको कंप्लीट करने की, वो करवाया जा रहा है मेरे द्वारा कवर। ठीक है, तो जो GS3 है, ये इसके सारे जो लेक्चर है वो आपको मेरे द्वारा कवर कराए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से संबंधित यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहें हमारे चैनल पे। और यदि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो करें, ताकि उनका भी फायदा हो जाए, क्योंकि सारा सिलेबस यहाँ पे एक एक करके सारे प्रश्न पत्र के अनुसार यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। टॉपिक है ध्वनि तरंगों का परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ध्वनि के संबंध में इस जो परावर्तन है और जो अपवर्तन है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इंग्लिश में से कहेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या है ये। जब ध्वनि तरंगे दो विभिन्न माध्यम के मध्य स्थित किसी पूर्णतः दृढ़ अथवा अपेक्षाकृत कम दृढ़ सीमा से टकराती है। ठीक है, ये मान लीजिए माध्यम 1 है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। ये माध्यम 1, ठीक है, और ये है माध्यम 2। ये माध्यम 1, माध्यम 2, यहाँ पे उतनी दृढ़ सीमा नहीं है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई वेव्स है, ये वेव जा रही है, ध्वनि की तरंग यहाँ पे जा रही है, ध्वनि तरंग। ठीक है, यहाँ पे जा रही है दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पे देखिए ये कहने का चाह रहा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब ध्वनि तरंगे दो विभिन्न माध्यमों के मध्य स्थित किसी पूर्णतः दृढ़ अथवा अपेक्षाकृत कम दृढ़ सीमा से टकराती है, ठीक है, ये सीमा है, यहाँ से टकराएगी, तो ध्वनि तरंगों का कुछ भाग अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस चला जाता है। ये यहाँ से टकराया है, वापस चला गया, यहाँ से टकराया, वापस चला गया। यदि ये ऐसा टकराया तो ये ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसा टकराया है तो ये वापस चले जाएगा। ये आप आरी किरण, ये आरी किरण। ठीक है, तो अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस आ जाता है, और कुछ भाग उस सीमा पर अवशोषित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन होगी, आप अच्छे से ध्यान रखिए। यहाँ पे 3 कंडीशन होगी। कुछ भाग टकरा के वापस आ गया, कुछ भाग वहीं पे अवशोषित हो गया, और तथा कुछ भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ भाग ये आया यहाँ पे, और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। ये कुछ भाग यहाँ पे ये आया, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। कुछ भाग यहाँ से ये आया, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। ठीक है, 3 कंडीशन यहाँ पे। एक तो पहला
उस सतह से या तो वो टकराया, सतह से टकरा के वापस चला गया, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो अवशोषित हो गया, ठीक। जो भी आ रहा है, जो ध्वनि की तरंगे आ रही है, जो तो अवशोषित हो गई, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन में ये हो रहा है कि वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, जो ध्वनि तरंग है, ठीक है। ध्वनि की जो तरंग है वो दूसरे माध्यम में चली गई, ठीक। 3 कंडीशन हो गई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसी पे परावर्तन और अपवर्तन की जो परिभाषा है वो छुपी है, ठीक। अब देखिए परावर्तन क्या होता है। परावर्तन जब ये यहाँ से टकरा के वापस आई, ठीक है, तो ये किसी माध्यम से टकरा के वापस आई, माध्यम कह रहा है ये दो माध्यमों के बीच में ये जो विभाजक जो है, ठीक है, विभाजक जो कम दृढ़ सीमा है वहां से टकरा कर वापस आई, या अधिक दृढ़ सीमा है वहां से टकरा कर ये वापस आई, ठीक है, वापस आई, तो ये क्या हो गया, परावर्तन, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पे परिभाषा के रूप में समझिए। ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाती है, ठीक है। यही जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये टकरा के वापस आ गई तो ये परावर्तन हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से टकरा के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, ठीक है, यहाँ से टकरा के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवर्तन। ये देखिए फिर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, माध्यम एक ये है और माध्यम 2, ठीक है। यहाँ से ये आई, ठीक है, ये टकरा के या तो ये सीधी वापस चली गई, या फिर इस तरीके से आई ये ध्वनि तरंग, ये टकरा के फिर वापस चली गई, ठीक है। और या तो फिर ये यहाँ पे आई ये ध्वनि तरंग और ये सीधी निकल गई। तो 3 कंडीशन यहाँ पे हुई। पहली ये टकरा के वापस गई, दूसरी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, और तीसरी क्या हुई कि यहाँ पे वहीं पे अवशोषित हो गई, ठीक है। तो अवशोषित वाला का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगले टॉपिक्स में हम अवशोषित जो हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे अपवर्तन दूसरे माध्यम में चली गई, ठीक है। तो ये अपवर्तन के संबंध में आएगा। और ये आ जाएगा क्या, यदि माध्यम से किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ गई, ठीक है, ये माध्यम एक माध्यम में गई और उसी माध्यम में वापस आ गई, इसको बोलेंगे ध्वनि तरंग का परावर्तन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अगले पॉइंट से देखते हैं। इसमें ध्वनि की तरंगों के परावर्तन के लिए बहुत बड़े आकार के पृष्ठों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम देखें, हम किसी कुएं में झांककर बोलते हैं तो हमें अपनी आवाज कुएं से आती सुनाई देती है। कहने का मतलब क्या है कि जो परावर्तन हमें जब चाहिए रहता है ध्वनि का, तो वहाँ पे पृष्ठ बहुत जो परावर्तक पृष्ठ रहेगा वो बहुत बड़ा हमको चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा हमको चाहिए। जैसे परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए छोटा है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये ठीक, ये टैबलेट है, ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ छोटा। यदि मैं यहाँ से बोलूंगा तो यहाँ पे यहाँ पे आवाज कम आएगी, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ छोटा है तो यहाँ पे आवाज उतनी ज्यादा आएगी नहीं, और या हो सकता है कि दोनों एक साथ आ जाए, मैं बोल रहा हूँ यानी आवाज जो निकल रही है और यहाँ से वापस आ रही है वो हो जाए, और या फिर अन्य कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परावर्तन जब होगा तो जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये पीछे की दीवार देखिए, फिर ये जो दीवार है, यहाँ से जब मैं बोलूंगा, यहाँ से जब आवाज टकरा के आएगी तो हमें आवाज ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। आप वहां पे देखना कौन सा वाले इसमें एक बंद कमरे में देखना, ठीक है। बंद कमरे में जब जो परावर्तक पृष्ठ है, जैसे ये बंद कमरा, ठीक है, ये कमरा में आप यहाँ कहीं खड़े हैं, तो इस साइड का फेस करके आप बोलिए, तो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ ज्यादा है, तो यहाँ पे जो ध्वनि है ज्यादा ज्यादा परावर्तित होगी, ठीक है, ज्यादा परावर्तित होगी। आगे समझ में, यहाँ पे ये ध्वनि तरंग गई और ये यहाँ भी गई, जैसे यहाँ चली, तो यहाँ से होके वो वापस आएगी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कंडीशन दे रहा है, ध्वनि की तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के पृष्ठों की आवश्यकता होती है। तो ये मेरे कहने का मतलब था, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रतिध्वनि की। प्रतिध्वनि यानी इको से कौन वाकिफ नहीं है यहाँ पे बताइए। इको हर कोई जानता है जो साउंड सुनता है, ठीक है, साउंड सुनने वाला हर व्यक्ति इको को जानता है। जो इको जो प्रतिध्वनि होती है, ठीक है, प्रतिध्वनि जो वापस टकरा के आती है उसको हम इको बोलेंगे। चलिए इसको हम देख लेते हैं
भौतिकी की परिभाषा में, ठीक है। परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि के पुनः सुनाई देने पर प्रतिध्वनि का जन्म होता है। प्रतिध्वनि का जन्म कब होता है? परावर्तक सतह से जब कोई ध्वनि तरंग टकराती है तो जब वापस सुनाई देती है, ठीक है। ये ध्वनि तरंग है, मान लीजिए ये ध्वनि तरंग है, ये परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ से टकरा के ये वापस सुनाई दे रही है, ठीक है। ये स्रोत है, और ये स्रोत ऐसे नहीं, ये स्रोत है, और ये यहीं पे श्रोता यहीं पे खड़ा है, ठीक है। श्रोता यहीं पे खड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो उसी को वापस सुनाई देगी। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये परिभाषा, परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि के पुनः सुनाई देने पर प्रतिध्वनि का जन्म होता है। अर्थात किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि जब किसी दूर के तल से परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है तो यह प्रतिध्वनि कहलाती है, यानी इंग्लिश में इको कहलाती है। इको, ठीक है। इको, जब आप बंद कमरे में आप बोलेंगे तो आपको इको सुनाई देगी। तो जब वापस आएगी जो आवाज, ठीक है, जो वापस आवाज आएगी उसको बोलेंगे इको। इको, यहाँ से कोई व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कुछ, तो यहाँ से परावर्तक सतह से टकराई और ये वापस आई, तो जो ध्वनि सुनाई दे रही परावर्तित होकर, उसी को बोलते हैं हम इको साउंड, ठीक है। ठीक है, इको साउंड आपने सुना होगा, इको साउंड। और आपने यदि नहीं सुना है जिन लोगों ने, तो अपने फ़ोन पे जाइए, हेडफोन लगाइए, और वहाँ पे जो गाने की सेटिंग आएगी, ठीक है, गाने की सेटिंग में एक ऑप्शन रहता है कि जैज़, डांस, ब्लूज़, और इस प्रकार से ये अन्य प्रकार से वहाँ पे सेटिंग लगी रहती है। वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है इको का। इको आप ऑन कीजिए और अपने सुनिए, अपने हेडफोन पे सुनिए या फिर फ़ोन पे सुनिए, तो ये इको का जो मतलब आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है। इसका जो लाइव एग्जांपल है वो आपको और आसानी समझ में आएगा। या तो फिर आप एक बंद कमरे में आप बोल के देखिए, ठीक है, आपको वहां से भी ध्वनि वापस आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। आपको वापस ध्वनि सुनाई देगी, जो परावर्तक सतह से टकराएगी आपके कानों पर वापस आएगी, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डेली लाइफ में। अब इसकी कंडीशन और देख लेते हैं, क्या है कंडीशन इसकी। यदि परावर्तक पृष्ठ श्रोता के समीप होता है तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, क्योंकि मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि दोनों लगभग एक साथ सुनाई देती है। यदि परावर्तक तल हमारे कानों से अधिक दूरी पर हो तो हमें परावर्तित ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि के कुछ क्षणों के बाद सुनाई देती है। ये देखो, ये मैंने एग्जांपल बताया था, इसका कहने का मतलब क्या है, ये लाइन का, ये देखो, ये मैंने जब ये टैबलेट का एग्जांपल लिया था तो जब पास में थी तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी, ठीक है। जब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से यदि टकरा के वापस आ रही है तो स्पष्ट सुनाई हमको नहीं देगी, क्योंकि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों लगभग एक साथ सुनाई देती है। जब श्रोता के समीप हो जो परावर्तक पृष्ठ है वो, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ श्रोता के समीप हो तो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों लगभग एक साथ सुनाई देती है। यदि परावर्तक तल हमारे कानों से अधिक दूरी पर हो, ठीक है, परावर्तक तल, मान लीजिए ये परावर्तक तल है और यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये परावर्तक ध्वनि है, ये दूर है, परावर्तक पृष्ठ यदि दूर है, परावर्तक पृष्ठ यदि दूर है तो जो ध्वनि रहेगी, जो टकरा के वापस आएगी, कुछ क्षणों बाद सुनाई देगी, ठीक है। आगे समझ में, अधिक दूरी पर हो तो हमें परावर्तित ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि से कुछ क्षणों बाद सुनाई देगी। आगे समझ में इस लाइन का अर्थ। अब इसमें स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु आवश्यक दशाएं हम देखते हैं, क्या क्या कंडीशन वहां पे हो सकती है प्रतिध्वनि के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक दशाएं, ठीक है। पहली ये है कि परावर्तक तल का क्षेत्रफल यानी एरिया अधिक हो तथा प्रारंभिक ध्वनि लघु तथा उच्च आवृत्ति की हो। देखिए, पहला तो जो परावर्तक तल है उसका क्षेत्रफल अधिक हो, ये तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक अन्य डायमेंशन यहाँ पे बताई गई है, वो ये है कि प्रारंभिक ध्वनि लघु तथा उच्च आवृत्ति की हो और लघु हो, ठीक, दो कंडीशन यहाँ पे दी गई है। अब दूसरी इसमें देखते हैं, दूसरे पॉइंट पे, परावर्तक तल ध्वनि स्रोत से कम, परावर्तक जो तल है ध्वनि स्रोत से, यानी स्रोत जहां से निकल रहा है, ये स्रोत है, ठीक है, ये स्रोत जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है, परावर्तक तल ध्वनि स्रोत से कम 16.6 मीटर लगभग
17 मीटर मान लीजिए, 16.6 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए, तब जाके प्रतिध्वनि हमको सुनाई देगी। ठीक है, कितने मीटर? 16.6 मीटर या फिर 17 मीटर। यहाँ पे हमको जो इको साउंड है यानी प्रतिध्वनि है वो स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। ये स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु आवश्यक दशाएं हैं। ये 2 दशाएं यहाँ पे दी गई है, इनके बारे में हम अभी जिक्र कर चुके हैं। अब प्रतिध्वनि का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? प्रतिध्वनि का उपयोग हम करते हैं वायुयान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि ज्ञात करने के लिए। ठीक है, हमने सोनार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो सोनार तकनीक है उसमें क्या होता है, जब कोई जहाज है, मान लीजिए यहाँ कोई जहाज है, ठीक, ये कोई जहाज है यहाँ पे, और यहाँ पे ये समुद्र है, समुद्र के नीचे, समुद्र पे यहाँ पे कोई कोई वस्तु या फिर या कोई पनडुब्बी यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई पनडुब्बी ये इस प्रकार यहाँ पे रखी हुई है। ठीक, ये रखी हुई है, तो इसकी स्थिति हम कैसे पता करते हैं? हम यहाँ पे जो पराश्रव्य ध्वनि है, ठीक है, पराश्रव्य जो ध्वनि थी वो हमने यहाँ पे उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता है, हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, सोनार में कौन सी ध्वनि उपयोग में आती है? वो होती है पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, ये ध्वनि यहाँ पे उपयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका उपयोग आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता ये कि यहाँ पे ध्वनि छोड़ते हैं। ठीक है, ये ध्वनि यहाँ पे आई, ये 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 आई यहाँ पे। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे ये यदि यहाँ पे वस्तु है या पनडुब्बी है या कोई अन्य वस्तु है तो यहाँ से टकरा के वापस जाएगी ये ध्वनि। ठीक है, ये टकरा के ये ध्वनि वापस जाएगी। तो इससे हम कितनी जल्दी आ रही, कितनी लेट आ रही, इससे हम पता करते हैं कि कितनी यहाँ पे कितनी दूरी पर ये जो वस्तु है ये जहाज से कितनी दूरी पर है। ठीक है, इस प्रकार से चीजें हम जो उपयोग है इसका वो हम देखते हैं। ठीक, इसकी दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं कि ये कितनी दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो सोनार में यही होता है। ये इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी याद करने के लिए भी करते हैं, और वायुयान की ऊंचाई याद करने के लिए भी इसी का उपयोग करते हैं हम, इको का। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण उपयोग मैंने आपको बता दिया। अब है अनुरणन यानी रिवर्बरेशन यानी अनुरणन, इसको हिंदी में बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो अवशोषित वाली जो चीजें हुई ना, अवशोषित वाली जो कंडीशन हुई थी वहां पे, इसका यहाँ पे यूज हम देखेंगे। यहाँ पे माध्यम एक था, माध्यम 2, ये 2 चीजें हमने देखे थे। ये ध्वनि आ रही है, फिर ये टकरा के वापस हो गई थी, फिर यहाँ से कोई ध्वनि आई, ये दूसरे माध्यम में चली गई, कुछ आई जो अवशोषित हो गई। तीसरी कंडीशन यहाँ पे जो दी गई थी, 2 कंडीशन हम देख लिए थे। पहला तो परावर्तित हो गई तो वहाँ पे ध्वनि का परिवर्तन हो गया, ये यहाँ पे दूसरे माध्यम में चली गई, है ना, दूसरे माध्यम में गई तो यहाँ पे अपवर्तन संबंधित चीजें हो गई। अब यहाँ पे जो अवशोषित हुई थी, जो तीसरी कंडीशन वो यहाँ पे हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अनुरणन के संबंध में यानी रिवर्बरेशन के संबंध में। देखिए क्या होता है यहाँ पे, सिनेमा घरों, हॉल आदि में ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, इसे अनुरणन कहते हैं। सिनेमा घरों या हॉल आदि में, ये एग्जांपल है। में यहाँ पे क्या होता है, ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद भी, स्रोत यानी जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसके बंद होने के बाद भी कुछ के पश्चात भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, इसे हम अनुरणन कहते हैं यानी रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि के बंद होने तक के समय को अनुरणन काल कहते हैं। प्रतिध्वनि, ठीक है, प्रतिध्वनि के बंद होने के समय तक जितना समय बंद होने में लगी उस समय को हम क्या कहेंगे, अनुरणन काल। ठीक है, यानी रिवर्बरेशन पीरियड, इसको हम बोलेंगे। अनुरणन से श्रवण में बाधा ना हो, इसलिए हॉल की दीवारों में खुरदरे, प्लास्टर, पर्दे, ध्वनि अवशोषक पटल आदि लगाए जाते हैं ताकि वे अतिरिक्त ध्वनि का अवशोषण कर सके। जो अवशोषण वाला यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट देखा था वो यही है, इसी के एग्जाम्पल हम वहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण करते हैं तो यहाँ पे इको नहीं आता है। ठीक, जब आप साउंड प्रूफ रूम के बारे में देखोगे तो साउंड प्रूफ रूम में क्या होता है कि वहाँ पे पर्दे वगैरह लगा दिए जाते हैं, या फिर ऐसा प्रश्न लगा दिया जाता है कि वहाँ पे जो
साउंड है वो साउंड अवशोषित हो, वहां से टकरा के वापस ना आए, ठीक है, स्रोत के पास वापस ना आए। जैसे मान लीजिए इस रूम में मुझे साउंड प्रूफ बनाना है, तो आसपास की जो आसपास या तो मैं कर्टन लगा दूंगा, कर्टन पर्दे लगा दूंगा, या फिर दीवारों की जो ये इसमें या तो खरदूरा प्लास्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें यहाँ पे ऐसी लगेगी कि जो ध्वनि है वापस टकरा के स्रोत के पास वापस ना आए। ध्वनि मुझसे उत्पन्न हो रही है, ठीक है, तो मेरे पास वापस ना आए, यानी स्रोत में हूँ यहाँ पे, स्रोत के पास वापस ना आए टकरा के, परावर्तक जो पृष्ठ है वहां से टकरा के वापस ना आए, इसलिए हम वहाँ पे खुरदरे प्लास्टर या फिर हम वहाँ पे ऐसी चीजें लगाते हैं या पर्दे लगाते हैं जो ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। अवशोषक पटल हम वहाँ पे लगाते हैं जो ध्वनि को अवशोषित कर लेती है, ताकि वे ध्वनि का अवशोषण कर सके और हमें इको ना सुनाई दे, ठीक है, यानी अनुरणन से श्रवण में बाधा ना हो, इसलिए हम ये सब करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, आई होप ये टॉपिक्स आपको बहुत ही आसानी समझ में आ रहे होंगे। ये तो लाइव एग्जांपल मैं आपको देते हुए चल रहा हूँ, और ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि टॉपिक्स हमको समझ में तब आएंगे जब हम उसे हमारी डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, संबंधित उससे कर पाएंगे, तब हमें आसानी समझ में आएगा, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले टॉपिक्स हम देखते हैं। ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन 3 कंडीशन हमने देखे थे, 3 कंडीशन में एक कंडीशन ये है अपवर्तन, दूसरे माध्यम में जब चली गई थी तो ये अपवर्तन वाला कंडीशन यहाँ पे आ गई थी। तो देखते हैं ध्वनि तरंगों का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रिफ्रैक्शन, ये देखिए दो चीज होती है, एक रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में यदि देखें तो रिफ्लेक्शन, और ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो परावर्तन, और एक रिफ्रैक्शन को बोलेंगे अपवर्तन, ठीक है। ये दो चीजें, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कई बार यहाँ पे एग्जाम हॉल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन में, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, ठीक है। ये इंग्लिश में ये दी गई है, क्योंकि जब भी यहाँ पे वो चीजें होती है ना कि अंग्रेजी और हिंदी में यदि क्वेश्चन हो तो अंग्रेजी वाला वहाँ पे मान्य होता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन यहाँ पे होती है। तो आपको यहाँ पे यदि कुछ टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो गई या कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो आप इंग्लिश वाले में जब देखेंगे, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर सचेत कर रहा हूँ कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा परावर्तक, ये परावर्तन, और रिफ्रैक्शन होगा अपवर्तन, तो आप इससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है यहाँ पे समझना। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंगों का अपने पथ से विचलन हो जाता है। विचलन हो जाता है, यह विचलन हो जाना ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। आया समझ में? देखिए यहाँ पे हम एक माध्यम है, माध्यम 1, माध्यम 2, ये देखिए मैं इसलिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि सारे जो टॉपिक्स है वो कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से हम समझ में जाए, तो आपको उसी चीज में थोड़ा थोड़ा फर्क यदि आएगा तो आप बहुत की आसानी से समझ पाएंगे। देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंगों का अपने पथ से विचलित हो जाना। ये ध्वनि तरंग यहाँ से आई, इस तरीके से आई, ठीक है, तो ये या तो इधर चली गई, या तो फिर ऐसी आई, या तो इधर चली गई, या तो ऐसी आई, या तो इधर चली गई, ऐसी आई, या तो फिर इधर चली गई, ठीक है। इस प्रकार अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंगों का अपने पथ से विचलित हो जाना ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। आगे समझ में, जो एक माध्यम दूसरे माध्यम में जा रही थी ना, पहली कंडीशन क्या थी, टकरा के वापस आ गई, दूसरी में क्या हुआ और कुछ अवशोषित हो गई, तीसरे में क्या हो रहा था, वहां पे ये हो रहा था कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जा रही थी, तो ये दूसरे माध्यम में जा रही थी तो वहाँ पे परिवर्तन संबंधित कंडीशन आ रही थी, ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, और यहाँ पे भी हम परिभाषा के तौर पर यहाँ पे देख चुके हैं, इसको हम ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ध्वनि का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर होता है। यहाँ पे घनत्व बहुत ही आवश्यक है ध्वनि के परिवर्तन के लिए, सॉरी अपवर्तन के लिए। अपवर्तन के लिए, ध्वनि के अपवर्तन के लिए अपवर्तन कोई माध्यम होता है, वो घनत्व पर निर्भर करता है, इसीलिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त दोनों माध्यमों के ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। देखिए पहले तो यहाँ पे जो है माध्यम में, विभिन्न माध्यम में, देखिए माध्यम यहाँ पे देखिए ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल कहाँ पे होती है, ध्वनि की चाल या ध्वनि का वेग कहाँ पे होता है, ठोस में, फिर इससे कम होता है द्रव में, फिर इससे कम होता है गैस में। तो इस प्रकार ये विभिन्न माध्यमों में इनकी जो चाल होती है, ठीक है, भिन्न भिन्न होती है, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। और ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है घनत्व पे, ठीक है, घनत्व पे। और यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है, ध्वनि का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर होता है, इसलिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है।
ये ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो अपवर्तन का माध्यम के घनत्व पे यहाँ पे निर्भर करता है। क्या करता है? अपवर्तन, ध्वनि का जो अपवर्तन है माध्यम के घनत्व पे निर्भर करता है, इसलिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोनों माध्यमों के ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। ताप यदि भिन्न हो तो वहाँ पे ताप के कारण भी वहाँ पे जो अपवर्तन होगा वो अलग अलग प्रकार से होगा, ठीक। ध्वनि तरंगों का विवर्तन, ठीक है। यहाँ पर शब्दावली पर आप ध्यान दीजिए। परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सारी चीजें अलग अलग है। यहाँ पे हम परावर्तन और अपवर्तन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विवर्तन, ध्वनि तरंगों का विवर्तन, ठीक है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन को इंग्लिश में बोलेंगे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स। जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से टकराकर समाप्त नहीं होती है और ना ही वापस जाती है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, यही गुण ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ पे ये माध्यम है, एक माध्यम यहाँ से यहाँ पे संकीर्ण रिक्त स्थान पे युक्त दीवार है, ये एक दीवार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ध्वनि उत्पन्न हुई लेकिन अवरोधों से टकराकर समाप्त नहीं हुई। जैसे ध्वनि यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये ध्वनि गई, ठीक है, ये ध्वनि यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, ये अवरोध है, ठीक है, अवरोध से टकरा के समाप्त नहीं हुई। वहां पे क्या करी उनने, मुड़ के आगे बढ़ गई, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुई, ये मुड़ के, यहाँ पे छेद दिख रहा है, यहाँ पे मुड़ के आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ध्वनि तरंगों का विवर्तन, ठीक है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन, ये वहां से टकरा के खत्म नहीं हो जाती, ये अपने जो मुड़ के कहीं और रास्ते से निकल जाती है, आगे बढ़ जाती है, इसको बोलेंगे ध्वनि तरंगों का विवर्तन। इसकी परिभाषा एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से टकराकर समाप्त नहीं होती है और ना ही वापस जाती है, क्या क्या नहीं होती है, अवरोध से टकराकर समाप्त नहीं होती और ना ही वापस जाती है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, यही गुण ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। आगे समझ में। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, ठीक है। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव ये हम जानेंगे क्या है। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, यानी या तो कोई एक मूविंग में हो, ये देखिए, या तो ध्वनि स्रोत हो या तो ध्वनि स्रोत पहला कंडीशन और श्रोता, ठीक है। ध्वनि स्रोत या फिर श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, या तो स्रोत मूव कर रहा है या फिर श्रोता अपनी स्थिति बदल रहा है, ठीक है, या श्रोता यहाँ पे गति कर रहा है। इस प्रकार की कंडीशन में यहाँ पे देखते हैं कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी जो आवृत्ति होगी वो मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। उसे जो सुनाई देगी उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आया? नहीं आया तो हम इसकी अन्य जो परिभाषा है वो देखते हैं, उससे संबंधित चीजें। यहाँ पे आप दो तीन चीज याद रखिए कि यहाँ पे गति होती है, या तो श्रोता की गति होगी या स्रोत की गति होगी, दो चीजों या दोनों की गति होगी या किसी एक की गति होगी। यहाँ पे जब श्रोता को सुनाई किसको देगी, श्रोता को सुनाई देगी, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई देगी उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से या कम होगी या अधिक होगी। ये यहाँ पे कंडीशन है डॉपलर प्रभाव के लिए। यहाँ पे दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि आभासी आवृत्ति यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी तथा ध्वनि के स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति में अंतर पाया जाता है। किसमें अंतर पाया जाता है? या तो जो श्रोता जब सुन रहा है उसकी आभासी आवृत्ति और उसकी वास्तविक आवृत्ति, जो ध्वनि वो सुन रहा है उस ध्वनि की जो आभासी आवृत्ति है और जो वास्तविक आवृत्ति है उसमें अंतर पाया जाता है। आवृत्ति परिवर्तन की इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये इसकी दूसरी परिभाषा। आवृत्ति जो चेंज हो रही है ना, जो आभासी आवृत्ति है ध्वनि की और जो वास्तविक आवृत्ति है उसमें जो चेंज हो रहा है उसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहेंगे या फिर डॉपलर प्रभाव कहेंगे। डॉपलर एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस प्रभाव के बारे में बताया था। इसमें निम्नलिखित स्थितियां संभव है।
देखिए ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, जो ध्वनि का स्रोत है वो स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो। अब यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट हमें देगा। देखिए यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे ये एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे आ रही है, तो इसका जो इसमें जो बजता है सायरन, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आवाज़ आएगी ना, ये मूविंग है, आप यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे दर्शाई है, ठीक है, क्योंकि इसकी आवृत्ति में अंतर, हमको जो ध्वनि की आवृत्ति उसमें आपको अंतर मिलेगा, ठीक। आगे समझ में, जो उसकी आभासी आवृत्ति रहेगी और जो वास्तविक आवृत्ति उसमें अंतर मिलेगा, और ये अंतर मिलेगा और ये बार बार चेंज भी होगी। तो यहाँ पे ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो, तब यहाँ पे ध्वनि का डॉपलर प्रभाव देखने को मिलेगा। श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर एक समान वेग से गति कर रहा हो। क्या है, जो श्रोता है स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर, ये ध्वनि स्रोत यहाँ पे मान लीजिए कोई ध्वनि स्रोत है, ये स्थिर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ध्वनि स्रोत है, ये स्थिर है, और ये कोई श्रोता है वो यहाँ पे गति कर रहा है, ठीक है, एक समान वेग से गति कर रहा है, किसकी तरफ, स्रोत की ओर, ये स्रोत की तरफ ही गति कर रहा है, तब भी वहाँ पे हमें डॉपलर प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरी कंडीशन है ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर गतिमान हो, ठीक है, एक दूसरे की ओर गतिमान। तीसरी कंडीशन में ये स्रोत है और ये श्रोता है, ठीक, तो ये एक दूसरे की ओर गतिमान हो, तीसरी कंडीशन होगी। चौथी कंडीशन ये है, यहाँ पे ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इनकी गति हो रही है, तब भी यहाँ पे हमें डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य दूरी कम हो रही है तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति में वृद्धि होती है, ठीक है, जो सुनाई जो पड़ती है ना, उसको यहाँ पे आभासी आवृत्ति बताया गया है। और यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है, यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य दूरी कम हो रही हो, ठीक है, श्रोता के यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे या एक दूसरे के पास आ रहा हो, या कोई एक स्तर है दूसरा पास में आ रहा, यानी उनके मध्य दूरी कम हो रही हो, तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि दोनों के मध्य दूरी बढ़ रही हो तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति में कमी आती है, ठीक है। ये दो कंडीशन हम देख चुके हैं। डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग हम कहाँ पे देखते हैं, इसका अनुप्रयोग भी देखेंगे, ठीक। इसका अनुप्रयोग हम कहाँ पे देखेंगे, वायु में उड़ते हुए वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने में डॉपलर इफेक्ट का हम उपयोग करते हैं। समुद्र के भीतर गतिमान पनडुब्बियों के वेग एवं अवस्थिति के निर्धारण में हम इसका उपयोग करते हैं डॉपलर इफेक्ट का। तारों तथा आकाश गंगाओं की गति के अनुमान के लिए हम डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग हम 3 चीजों में यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। वायु में उड़ते वायुयान के वेग तथा स्थिति में अनुमान लगाने के लिए, समुद्र के भीतर गतिमान पनडुब्बियों के वेग एवं स्थिति के निर्धारण में, तीसरा है तारों तथा आकाश गंगाओं में गति के अनुमान के लिए, ठीक है। ये इस वाली कंडीशन में, वायुयान वाली कंडीशन में देखिए, यदि सुनी गई ध्वनि तीक्ष्ण अधिक आवृत्ति की है तो वायुयान पास आ रहा है। यदि, हाँ, ये इसका एग्जांपल है कि हम डेली लाइफ में इसका कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये कोई एरोप्लेन है, ठीक है, इस प्रकार कोई एरोप्लेन है, हालांकि ऐसा कोई एरोप्लेन होता नहीं है, लेकिन फिर भी बताया मैंने। यहाँ पे कोई श्रोता है, ठीक है, यहाँ श्रोता है, यहाँ पे एरोप्लेन इस गति में जा रहा है, मतलब इस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे दूर होगा तो यहाँ पे इसके जो श्रोता है उसको इसकी कम ध्वनि सुनाई देगी, इसका मतलब ये दूर है। जैसे जैसे पास आते आएगा इसकी जो ध्वनि है वो अधिक सुनाई देने लगेगी। तो इस प्रकार से हम अंदाजा लगाते हैं, मतलब डेली लाइफ में बता रहा हूँ कि अंदाजा लगाते हैं कि कितनी कि दूर है कि पास में। तो वो यहीं पे ये बताने का प्रयास किया गया है, यदि सुनी गई ध्वनि तीक्ष्ण ध्वनि यानी अधिक आवृत्ति की है तो वायुयान पास आ रहा है। यदि ध्वनि की आवृत्ति अधिक है, जो उससे जो ध्वनि निकल रही है उसकी आवृत्ति अधिक है, तो वायुयान पास आ रहा है। यदि मोटी ध्वनि आवृत्ति कम है तो वायुयान दूर जा रहा है। ये हम इसके अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। ये है इस प्रकार हम इसका डेली लाइफ में उपयोग हम देख सकते हैं, ठीक।
तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, किसी माध्यम में एक ही स्थान पर अनेक तरंगों का मिलना तरंगों का अध्यारोपण या अतिव्यापन कहलाता है। ठीक है, किसी माध्यम में कोई माध्यम में किसी एक स्थान पर अनेक तरंगों, बहुत सारी तरंगों का मिलना अध्यारोपण या अतिव्यापन कहलाता है। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, आप अध्यारोपण का सिद्धांत हम देखेंगे। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे की गति को प्रभावित किए बिना गति कर सकती है। ठीक है, इसका सिद्धांत के अनुसार क्या है, किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे की गति को प्रभावित किए बिना गति कर सकती है एवं अन्य तरंगों की उपस्थिति से किसी तरंग के गुणधर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये दो कंडीशन यहाँ पे होती है अध्यारोपण के सिद्धांत से संबंधित। पहला तो एक दूसरे की गति को प्रभावित किए बिना वो गति करेगी। दूसरा क्या होगा, अन्य तरंगों की उपस्थिति से किसी तरंग के गुणधर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके गुणधर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ही है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। परंतु माध्यम के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी तरंगों के द्वारा, ठीक है, परंतु माध्यम के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी तरंगों के द्वारा किसी विशिष्ट समय पर परिणामी विस्थापन यानी नेट डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में से बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट, उन सभी तरंगों के द्वारा पृथक पृथक रूप से उत्पन्न विस्थापनों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए किसी बिंदु पर n तरंगे मिल रही, माना किसी बिंदु पर n तरंगे मिल रही हो। ठीक है, कोई बिंदु है यहाँ पे n तरंगे, n मतलब संख्या है वहाँ पे। ठीक है, n तरंगे मिल रही हो तथा वे पृथक रूप से y1, y2, y3 तथा yn, ठीक है, yn विस्थापन उत्पन्न कर रही है, अलग अलग विस्थापन उत्पन्न कर रही है। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे परिणामी विस्थापन ये होगा कि जो परिणामी विस्थापन है वो ये होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस यहाँ तक yn तक प्लस yn, इसका परिणामी विस्थापन यहाँ तक होगा। ठीक है, y1 प्लस y2 ये है प्लस y3 प्लस yn। ठीक है, तो इसका जो परिणामी विस्थापन होगा वो क्या होगा, वो इन सभी के योग के बराबर होगा। ये परिणामी विस्थापन। अब देखिए, अब आपको ये परिभाषा आपको समझ में आएगी। देखिए मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। माध्यम की किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी तरंगों द्वारा, ये कोई बिंदु यहाँ पे अन्य सारी जो तरंगे मिल रही है, ठीक है, ये तरंगे यहाँ पे मिल रही है। तो माध्यम की किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी तरंगों के द्वारा किसी विशिष्ट समय पर, ठीक है, किसी विशिष्ट समय पर परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों के द्वारा पृथक पृथक रूप से उत्पन्न विस्थापनों का बीजगणितीय योग होता है। जो परिणामी विस्थापन हम देखेंगे अलग अलग जो उत्पन्न कर रहे हैं उनका हम योग करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे, तो उसका परिणामी विस्थापन हमको मिलेगा किसी विशिष्ट समय पर। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत मुख्यतः 3 घटनाओं पर आधारित है। 3 घटना कौन कौन सी है, स्टैंडिंग वेव्स यानी अप्रगामी तरंगे, विस्पंदन बीट्स, और तीसरा है व्यतिकरण। इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्या होती है अप्रगामी तरंगे यानी स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स इसको बोलेंगे। जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे, ये दोनों तरंगे हो सकती हैं। जब दो एक जैसी कौन कौन सी हो सकती है, या तो अनुप्रस्थ हो सकती है दोनों, ठीक है, या दोनों अनुदैर्ध्य हो सकती है, या फिर एक या फिर नहीं, ये दो ही कंडीशन होगी, या तो अनुप्रस्थ होगी या अनुदैर्ध्य होगी। ठीक है, या तो अनुप्रस्थ होगी या अनुदैर्ध्य होगी। अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंगे किसी आबद्ध माध्यम में, बाउंडेड मीडियम में एक ही चाल से विपरीत दिशाओं में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित हो तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न होती है जो स्थिर प्रतीत होती है। यह तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। यहाँ पर देखिए बाउंडेड माध्यम बोला है। ठीक है, बाउंडेड माध्यम यानी जो आबद्ध माध्यम होगा। ठीक है, आबद्ध माध्यम यहाँ से बाउंड होगा। ठीक है, बाउंड मतलब पैक वाली कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है।
तो यहाँ पे किसी आबद्ध माध्यम में एक ही चाल से विपरीत दिशाओं से चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, विपरीत दिशाओं से चलकर एक दूसरे अध्यारोपित हो तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, अध्यारोपण क्या होता है? अध्यारोपण यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो, ये देखिए, किसी माध्यम में एक ही स्थान पर अनेक तरंगों का मिलना अध्यारोपण कहलाता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, किसी अन्य विपरीत विपरीत दिशाओं से चलकर जब एक दूसरे से अध्यारोपित होती है तरंगे, तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अध्यारोपित हुई, ये मान लीजिए ये इधर से आ रही तरंग, ये इधर से आ रही है, यहाँ पे एन पॉइंट्स में मिली, तो इनके जब मिलती है, तो जब इनका अध्यारोपण होता है तो उससे नई तरंग उत्पन्न होती है। जो तरंग क्या होती है? स्थिर प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? स्थिर। यह तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। ठीक है, अप्रगामी तरंग यानी स्टैंडिंग, इसको स्टैंडिंग से समझ लिए, स्टैंडिंग यानी अप्रगामी, इसको हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में अप्रगामी तरंग क्या होती है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, आबद्ध माध्यम में, ठीक है, आबद्ध यानी बाउंडेड मीडियम में कुछ बिंदु सदैव विरामावस्था में होते हैं। कुछ बिंदु जो है सदैव विरामावस्था में होते हैं, जो कुछ बिंदु यहाँ पर रहेंगे सदैव विरामावस्था में होते हैं, उन्हें निस्पंद यानी नोड्स कहते हैं। ठीक है, कुछ बिंदु हमेशा विरामावस्था में होते हैं, उन्हें हम नोड्स या नोड या विस्पंद कहते हैं। ठीक है, इन पर दबाव यानी प्रेशर तथा घनत्व यानी डेंसिटी का परिवर्तन अधिकतम होता है। इन्हीं पर जो नोड्स होते हैं, इन पर क्या होता है, यानी निस्पंदन होते हैं, इस पर दबाव यानी दाब और घनत्व का परिवर्तन अधिकतम होता है। दो निस्पंदों के मध्य स्थित ऐसे बिंदु, दो निस्पंद मान लीजिए ये एक निस्पंदी है, दूसरा निस्पंदी है, यानी नोड के मध्य बिंदु, ऐसे दो निस्पंदों के मध्य स्थित ऐसे बिंदु जिनका विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा अधिक होता है, प्रस्पंद कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रस्पंद एक अलग कैटेगरी हो गई। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए एक अलग कैटेगरी यहाँ पे निकालने का कह रहा है वो, यानी दो निस्पंदों के मध्य स्थित ऐसे बिंदु जिनका विस्थापन अन्य बिंदु की अपेक्षा अधिक होता है। अन्य जो बिंदु है, दो पास में जो बिंदु, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इस वाले क्षेत्र में देखिए, आपको यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, जो पास में जो बिंदु है, ठीक है, या पास में जो बिंदु इस वाले क्षेत्र में देख रहे हैं आप, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है। फिर उसका चित्र में देखिए आप, दो निस्पंदों के मध्य स्थित ऐसे बिंदु जिनका विस्थापन अन्य बिंदु की अपेक्षा अधिक होता है, प्रस्पंद यानी एंटीनोड्स कहलाते हैं। ठीक है, इन पर दाब तथा घनत्व का परिवर्तन न्यूनतम होता है। देखिए, नोड्स पे दाब तथा घनत्व का परिवर्तन जो है अधिकतम दिख रहा था, हम जो प्रभाव था उसका अधिकतम दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रस्पंद, ठीक है, प्रस्पंद ये है अधिकतम विस्थापन जो होता है, अधिकतम विस्थापन यहाँ पे दे रहा है, ये है प्रस्पंद कहलाएगी। ठीक, दो निकटतम प्रस्पंदों अथवा निस्पंदों अथवा प्रस्पंदों के मध्य दूरी λ/2 होती है। ठीक है, लैम्डा क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। तो यदि दो निकट निस्पंदों अथवा प्रस्पंदों दो निकट, ठीक है, ये दो निकट, एक ये दो निकट जो निस्पंद है या दो निकट प्रस्पंद है, ये वाली देखिए, ये जो प्रस्पंद है, ये जो प्रस्पंद है, ठीक है, इनके जो निकट जो दूरी होगी, इनको जो मध्य दूरी होगी वो होगी कितनी? λ/2 ये होगी। ठीक है, आगे समझ में। तो आई होप ये जो कंडीशन आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। दो निस्पंदों के मध्य स्थित ऐसे बिंदु जिनका विस्थापन अन्य बिंदु की अपेक्षा अधिक होता है, प्रस्पंद यानी एंटीनोड्स कहलाते हैं। इन पर दाब तथा घनत्व का परिवर्तन न्यूनतम होता है। कहाँ पे? प्रस्पंद में। और यहाँ पे यदि निस्पंद में बात करें तो यहाँ पे दाब तथा घनत्व का परिवर्तन अधिकतम होता है। आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं, विस्पंद की बात करते हैं। विस्पंद, यहाँ पे देखिए, प्रस्पंद और निस्पंद ये अलग चीज है। निस्पंद, प्रस्पंद, विस्पंद ये अलग अलग चीज। देखिए इन पे कंफ्यूज मत होना। निस्पंद नोड्स, ठीक है, प्रस्पंद एंटी नोड्स, ये दो चीजें हुई। अब हम तीसरी चीज पढ़ रहे हैं, विस्पंद यानी बीट्स। ठीक है, बीट्स जब लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि स्रोतों से एक साथ ध्वनि उत्पन्न की जाती है,
तो समय के साथ साथ उनके मध्य कालांतर में परिवर्तन होता है, अर्थात ध्वनि तरंग की तीव्रता में उतार तथा चढ़ाव यानी राइज एंड फॉल होता है। ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन को विस्पंद कहते हैं। देखिए इसकी जो मेन चीज है, ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन को विस्पंद कहते हैं। ठीक है, तीव्रता यहाँ पे परिवर्तित हो रही, इसको विस्पंद कहेंगे। आप ये याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे उसका एप्लीकेशन यहाँ पे दिए गए हैं किस प्रकार समझने के लिए। तो ये यहाँ पे दिए गए, जब लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि स्रोत से एक साथ ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, आवृत्ति समान है, समान है, दो ध्वनि स्रोत है, मान लिए ये पहला है या दूसरा है, इन दोनों ध्वनि स्रोतों से एक समान आवृत्ति की जो ध्वनि एक साथ उत्पन्न हो रही है, तो समय के साथ उनके कालांतर में उनके मध्य कालांतर में परिवर्तन होता है, अर्थात ध्वनि की तरंग में उतार एवं चढ़ाव होता है। यही क्या हो गया, ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन। ध्वनि की तीव्रता जो परिवर्तन, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे विस्पंद। ठीक है, विस्पंद बोलेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे चित्र में दिए है, ये उतार तथा चढ़ाव, ये उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, उतार समय, चढ़ाव समय, ये चढ़ाव हो रहा है, ये उतार हो रहा है, ये उतार। ठीक है, ये उतार है, फिर ये चढ़ाव। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें हैं, ध्वनि तीव्रता में परिवर्तन को विस्पंद कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, हाँ, ये कला क्या है, आप उनके मध्य कालांतर में जो परिवर्तन हो रहा है ना, कला के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूँ। कला क्या होती है, यानी फेज, किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा के में एक विशिष्ट समय पर, किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में किसी विशिष्ट समय पर माध्यम के किसी कण की अवस्थिति कला कहलाती है। यह कण की माध्य स्थिति से उसके विस्थापन तथा दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अब ये। ओके, आगे चले। ये जिनको समझ में नहीं आया वो, यदि आप लेक्चर लगातार देख रहे हैं, यदि क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें, इस प्रकार आप लगातार देख रहे हैं, या फिर जो ध्वनि वाला जो टॉपिक शुरू हो वहां से आप शुरू से देख रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही आसानी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ये यदि आप पहली बार से देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जो स्टूडेंट इसको लगातार देखते आ रहे हैं, जो ध्वनि के जो टॉपिक्स हैं उनको लगातार देखते आ रहे हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आ रही होगी जो बहुत ही ज़्यादा लेवल की हो। ठीक है, हल्की फुल्की समस्या तो आती है, लेकिन आपको जो अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बढ़ रही होगी वो यहाँ पे ज़्यादा होगी उन लोगों की तुलना में जो कि इस वीडियो को डायरेक्ट ही देख रहे हैं, जो पहले पार्ट ना देख करके। ठीक है, पहले पार्ट इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मेरा सुझाव है कि आप जो पहले पार्ट्स जो इसमें डल चुके हैं, ठीक है, जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, पिछले टॉपिक जो कवर कर चुके हैं उसको आप देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि इससे फायदा आपको ही होने वाला है। ठीक है, क्रमबद्धता से चीज चलेगी तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, देखिए अप्रगामी तरंगे देख लिए, विस्पंद देख लिए, अब हम देखेंगे ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। समान आवृत्ति एवं समान आयाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, वहां पे सिर्फ समान आवृत्ति थी, यहाँ पे क्या है, समान आवृत्ति एवं समान आयाम, आयाम भी यहाँ पे समान है। समान आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो ध्वनि तरंगे जब किसी बिंदु पर मिलती है, ठीक है, ये दोनों ध्वनि तरंगे जब एक किसी बिंदु पर मिलती है, तब उनकी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस परिघटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण समझ में आया, यहाँ पे कंडीशन आपको दी गई है, कौन कौन सी होनी चाहिए, समान आवृत्ति होनी चाहिए उन ध्वनि तरंगों की, समान आयाम होना चाहिए। जब ये एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिली, तो उनकी ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उनकी जो ध्वनि ऊर्जा होती है पुनर्वितरण हो जाता है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस परिघटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलेंगे इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे चलें। यदि तरंगे समान कला यानी सेम फेज, ठीक है, समान कला के बारे में हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, सेम फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम यानी मैक्सिमम होती है।
सेम फेज में पहुंचेगी तो वहां पे ध्वनि की तीव्रता जो होगी अधिकतम होगी, जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण किसे कहेंगे? जब समान कला यानी सेम फेज, जो तरंग यदि तरंगे समान कला या सेम फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, जिसे हम संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जबकि विपरीत कला में स्थित तरंगों की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण और यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण में आपको फर्क समझ में आ गया? ठीक है, समान कला में पहुंचती है तो वहां पे कंडीशन बनती है किसकी? संपोषी व्यतिकरण की। और यदि विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां पे कंडीशन बनती किसकी? विनाशी व्यतिकरण की। ठीक है, आगे चलें।